नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टूडू एस में। भारत में अब कोरोना वायरस फिर से एक बार बढ़ते चला जा रहा है, तो इसी के बारे में आज का वीडियो है। कोविड-19 इसका पूरा बैकग्राउंड देखेंगे, टाइप्स देखेंगे कि कितने प्रकार के कोरोना अभी तक हो चुके हैं और नए-नए वेरिएंट इसके जन्म ले रहे हैं। तो भारत में अभी जो नया वेरिएंट है कोविड का JN1 है, इसी पे बात करेंगे हम। इससे पहले कोरोना का एक बार इतिहास देखते हैं। देखिए, जो कोरोना है कोविड-19 इसका जन्म कब हुआ है? 19 रिप्रेजेंट करता है कि सन 2019 को बात है। 2019 दिसंबर प्रारंभ हुआ चीन के वुहान से। कहाँ से प्रारंभ हुआ है? बोलेंगे वुहान, चीन का एक प्रांत है, सिटी है। इसे वुहान वायरस का नाम अमेरिका ने दिया था। वेस्टर्न कंट्री ने आरोप लगाया था चीन पे कि लेबोरेटरी में चाइना ने तैयार किया था और पूरी दुनिया में फैला है, तो वुहान वायरस के नाम से इसको दूसरा रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2019 से स्टार्ट हुआ, पूरी दुनिया फैला, लगातार अभी बना हुआ है और वायरस है। ये किस तरीके का वायरस है? ये सार्स कोविड परिवार का वायरस है, तो इसको बोलेंगे सार्स कोविड 2। अर्थात इसका पूरा नाम कभी कभी पूछ लेता है किस तरीके का वायरस है, तो सार्स कोविड 2 टाइप का वायरस है। इसका पूरा नाम है, बोलेंगे जो सेवर, ए फॉर एक्यूट, एक्यूट, आर फॉर रेस्पिरेटरी और एस फॉर क्या है? सिंड्रोम कोविड, ओनली कोविड के 2। अर्थात रिस्पिरेटरी से संबंधित, श्वसन से संबंधित बीमारी है। क्या बोलेंगे? श्वसन से संबंधित बीमारी है। जो हमारा श्वसन तंत्र है, श्वसन तंत्र का जो मुख्य भाग होता है वो है फेफड़ा, अर्थात ट्रेकिया, एल्वियोली। देखिए, ये है श्वसन से संबंधित। ये है ट्रेकिया, पूना, ब्रोंकी, ब्रोंकियोल, ऐसे करके दो पार्ट में जाते हैं। और ये हमारा एक लंग है। तो ऐसे करके जो दो फेफड़े दिखाई दे रहे हैं, पूरा नाक से स्टार्ट होता है, नेसल पासेज से लेके, जो बायोलॉजी में पढ़ते हैं मानव का अंग। तो ऐसे करके श्वसन से संबंधित, अगर इसमें कोई भी इन्फेक्शन हो तो क्या बोलेंगे? रिस्पिरेटरी से संबंधित अर्थात श्वसन से संबंधित बीमारियां हैं। फेफड़ा मुख्य अंग है, इसका मुख्य अंग होता है फेफड़े का भी एल्वियोली। क्या बोलेंगे? एल्वियोली या एल्वियोलाई। ये है आपका सार्स कोविड-19, एक प्रकार का वायरस है। हम वायरस के बारे में जानेंगे कि किस तरीके का जीव है। फिलहाल आपको याद रखना है, श्वसन से संबंधित बीमारी है। तो कभी कभी पूछ लेता है किस तरीके की बीमारी है। अब देखिए, एक बार हम लोग वायरस के बारे में बात कर लेते हैं कि वायरस क्या होता है। वायरस जो रहते हैं वह प्राणी के बाहर अर्थात कोशिका के बाहर ये मिट्स रहते हैं। वायरस, जो वायरस है, बैक्टीरिया और वायरस सूक्ष्म जीव होते हैं, तो इसमें वायरस सबसे स्मॉलेस्ट होता है। वायरस क्या होता है? बोलेंगे जो सेल है, कोशिका है, कोशिका के बाहर ये मृत रहता है, अर्थात सेल के बाहर तो मृत है, मरा हुआ। लेकिन जैसे ही अगर वायरस को कोई सेल मिल जाए तो वायरस क्या होता है? तेजी से वृद्धि करता है, तीव्र गति से वृद्धि करता है और अपना रेप्लिकेशन अर्थात जो प्रोटीन है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो प्रोटीन बनाता है तीव्र गति से। पूरा सिस्टम यही है कि प्रोटीन का जनरेशन करता है, पूरी कोशिका पे अपना कंट्रोल कर लेता है और तीव्र गति से क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है, गुणन करता है। अगर कोशिका मर जाए फिर से मृत रहेगी, फिर से जैसे इसको कोशिका मिलती है तो वैसे में फिर से ये वृद्धि करता है, अर्थात मृत और जीवित, मृत जीवित सीक्वेंस में चलते रहते हैं। इसलिए बोला जाता है वायरस कभी नहीं मरते। तो इनका लाइफ साइकिल क्या है? अनंत है। सबसे पहले जन्म लिए, अरबों वर्ष पहले जन्म हुआ था और जस के तस बने रहते हैं। इस दौरान वायरस में क्या होता है? म्यूटेशन होता है। इसको देखना एक शब्द, म्यूटेशन क्या होता है। इस दौरान वायरस में बोलेंगे म्यूटेशन की क्रिया लगातार जारी रहती है। समय के साथ इसमें परिवर्तन होते रहते हैं, डीएनए में या आरएनए में। अब पुनः यहाँ पे वायरस की खोज तो स्टार्ट हो चुकी थी 1870 के दशक से ही। इवानोव्स्की जो थे उन्होंने खोज किया था। फिलहाल 1870 के दशक में वायरस में
वायरस के बारे में जानकारी जो जीव वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रारंभ कर दिया था कि सूक्ष्मजीव है, यह पौधा हो, जंतु हो या बैक्टीरिया हो, सबको प्रभावित करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं। और ये थोड़ा सा वायरस है। अब वायरस या तो डीएनए टाइप के होते हैं या तो आरएनए टाइप के होते हैं। इनका टाइप है, किस तरीके के वायरस है। वायरस या तो डीएनए है या तो आरएनए है। जो कोरोना का वायरस है वो आरएनए टाइप का है, क्या बोलेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड वायरस। अर्थात सिंगल स्टैंडर्ड वायरस, इसको भी हमको देखना है, इन दो शब्द को हमको देखना है पहले। क्या बोलेंगे, एक म्यूटेशन बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, दूसरा सिंगल स्टैंडर्ड वायरस क्या होता है या सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए क्या है, आरएनए। अब डीएनए आरएनए का एक बार फुल फॉर्म देख लीजिएगा, डी फॉर डी ऑक्सी राइबोस, एन फॉर न्यूक्लिक एसिड, और एक है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो एक है डी ऑक्सी और एक है राइबोस ओनली, बाकी दोनों में ही न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं, तो न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। फिलहाल हमारा ध्यान जो रहेगा कि म्यूटेशन क्या है पहले इस पे, उसके बाद मैं सिंगल स्टैंडर्ड वायरस बताता हूँ। और इसके भी पहले हमको अगर इन दोनों को समझना है तो सबसे पहले डीएनए को समझना होगा कि डीएनए क्या है। देखिए डीएनए डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड पूरा नाम है, डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। तो ये पूरा है, एक तरीके का अम्ल है, लेकिन डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड रहता है। वाटसन और क्रिक को डीएनए की खोज के लिए और मॉडल बनाने के लिए क्या मिला था, तो बोलेंगे कि नोबेल प्राइज मिला था। वाटसन और क्रिक दो साइंटिस्ट रहे हैं, वाटसन व क्रिक का मॉडल, ये साइंटिस्ट का नाम लिख लीजिएगा। कभी कभी डीएनए के बारे में पूछ लेता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी से, हर एग्जाम में डीएनए के बारे में जरूर पूछे जाते हैं। तो वाटसन और क्रिक को इसके लिए क्या मिला था, डीएनए का मॉडल बनाने के लिए नोबेल प्राइज, चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। बात है 1950 के दशक की। कुछ इस तरीके से हेलिक्स मॉडल बनाया था उन्होंने, सीढ़ीनुमा आकृति, ये आपको दिखाई देंगे। अब ऐसे क्या है, डबल स्टैंडर्ड होते हैं ये, मतलब दो स्टैंडर्ड है कि स्टैंडर्ड क्या बोलेंगे, एक ये वाला एक ये दोनों आपस में जुड़े हैं, सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर। इसमें से अगर एक निकाल दूं मैं, ये तो डीएनए है, डबल हेलिक्स मॉडल, हेलिक्स मॉडल। अब अगर इसमें से एक निकाल दिया जाए तो आरएनए बनते हैं, अर्थात डीएनए से ही आरएनए का निर्माण होता है, ओनली सिंगल स्टैंडर्ड है ये। तो क्या बोलेंगे, आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड। यहाँ डी किया है डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक, यहाँ पे आर कर लीजिएगा राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो ये सिंगल स्टैंडर्ड है, अर्थात डीएनए से ही आरएनए का जन्म होता है। अब इसमें क्या रहते हैं, जो बेसिक तत्व है पहले उसको समझ लेते हैं क्या क्या है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, यही मिलते हैं तत्व। जो आप तत्व पढ़ते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, इससे बने हुए हैं और ये मिलके एक अम्ल बनाते हैं। कुछ अम्ल का नाम आपको याद करना पड़ता है, ATCG, ए फॉर एडेनिन, एडेनिन, थाइमीन, टी फॉर थाइमीन, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, साइटोसिन और गुआनिन, गुआनिन, ये न्यूक्लिक अम्ल है। अर्थात इसमें आपको यही मिलेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन मिलेंगे, और ये फास्फेट का चेंबर है, ये फास्फेट है। तो इस तरीके से ATCG से जुड़ते हैं, AT से जुड़ेगा, CG से जुड़ेंगे, एक चैन बना रहे हैं ऐसे करके। तो ये जो दिख रहा है आधा पोर्शन AT और इस साइड से रहेगा CG, पुनः CG AT। तो दो जो सीढ़ी को जोड़ने का काम कर रहा है, ये आपका क्या कर रहा है, न्यूक्लिक अम्ल कर रहे हैं। और इसमें क्या रहेगा, तो यूरेसिल आ जाता है।
एक नया क्षार जुड़ जाता है यूरेसिल, ये क्षार है। तो इस तरीके से कुछ सिंगल स्टैंडर्ड और डबल स्टैंडर्ड संरचना है। खाली बेसिक अभी इतना जानेंगे, जब बायोलॉजी आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको याद रखना है। 4 न्यूक्लिक अम्ल है, क्षार है ये, क्या बोलेंगे, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन और यूरेसिल एक अलग से क्षार है। न्यूक्लिक अम्ल है, अम्ल तो कहना है क्या है, लेकिन इसमें कुछ क्षारनुमा संरचना दिखाई देती है, अर्थात ये है क्या, तो न्यूक्लिक अम्ल है ये, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड। और तत्व में आप बोलेंगे कि कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फास्फोरस से बने रहते हैं, और इनका एक सीक्वेंस रहता है, ATCG का एक लाइन से सीक्वेंस बनता है, और इसमें यूरेसिल नामक एक नया क्षार जुड़ता है RNA में, बस जो DNA से RNA को अलग कर देता है। बार बार यही DNA टूट के फिर RNA बनते हैं, RNA से फिर DNA भी बन जाता है। अगर एक स्टैंडर्ड अलग हो गया तो एक और स्टैंडर्ड इसके साथ जुड़ सकता है। ये 2 RNA अगर फिर से आपस में जुड़ गए ऐसे करके, फिर से हेलिक्स मॉडल बन गया, तो इस तरीके से आपको संरचना मिल रही है। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सिंगल स्टैंडर्ड। जब आप समझ लिए कि कोरोना क्या है, RNA सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है, तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आपका म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन एक शब्द आ रहा है कि म्यूटेशन, देखिए म्यूटेट होना, अर्थात म्यूटेशन क्या है, जो डीएनए का संरचना है, डीएनए दिखने में सिंपल दिख रहा है, सबसे जटिल संरचना है। डीएनए जो है सबसे जटिल संरचना मानी जाती है। तो डीएनए के किसी भाग में जो क्षारक का एक सीक्वेंस दिख रहा था ATCG, उसमें या फास्फेट का जो संरचना था, किसी भी प्रकार से परिवर्तन हो गया, म्यूटेशन कहलाता है। म्यूटेशन का सीधा सा अर्थ है कि डीएनए का जो सीक्वेंस है, जो क्रम है, उसमें बदलाव। तो बदलाव क्या आ रहा है, ATCG यही है कि ACG से जुड़ जाए, CG से जुड़ जाए, या फिर GT से जुड़े, AG से जुड़े। डीएनए में हेर फेर, किसी भी तरीके से बदलाव क्या कहलाता है, म्यूटेशन कहलाता है। इसके फलस्वरूप जीवों में नए लक्षण आने लगते हैं। तो म्यूटेशन के कारण क्या रहता है, जो जीव रहते हैं, कोई भी जीव, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, कुछ भी हो सकते हैं जीव में, तो जीवों में बदलाव आता है। इस बदलाव के कारण उसमें नए नए लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। तो लक्षण क्या है, उत्पन्न हो जाते हैं, और उसकी फिर वंशागति होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। क्या बोलेंगे, म्यूटेशन किसी भी कारण से हो सकता है। किस कारण से हो सकता है, प्राकृतिक कारण से म्यूटेशन हो जाए, या फिर मानव निर्मित हो जाए। मानव निर्मित, तो 2 तरीके से म्यूटेशन हो सकता है। प्रकृति अपने आप म्यूटेट कर दे, अल्ट्रावायलेट किरण जो है वो म्यूटेशन कर दे, एक्सरे किरण कर दे, या फिर मानव निर्मित हो सकते हैं कि मानव लेबोरेटरी में डीएनए में बदलाव कर रहा है, किसी भी तरीके से डीएनए में बदलाव कर रहा है। जब एक बार म्यूटेट हो जाते हैं कोई भी जीव, अर्थात उनका डीएनए एक बार म्यूटेट हो जाए, तो जीवों में बदलाव आता है, नए नए लक्षण, विशेषता उत्पन्न हो जाती है। फिर वो जो लक्षण विशेषता होती है उसकी वंशागति हो जाती है। जब वंशागति होती है तो क्या होता है, नए प्रकार के जीव उत्पन्न हो जाते हैं, अंत में नए जीव उत्पन्न होते हैं। कुछ यही खूबियां दिखाई देता है आपका कोरोना में, जो कोविड है बीमारी। तो कोरोना में क्या हो रहा है कि म्यूटेशन हो जा रहे हैं, अर्थात जो कोरोना है सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है, लेकिन उस वायरस में क्या हो रहा है आपका कि म्यूटेशन हो रहे हैं, और म्यूटेशन के कारण नए नए कोरोना के वेराइटी। एक बार कोरोना का वेराइटी देख लीजिए, कोविड का, COVID-19, अभी तक कौन कौन सी इसकी वेराइटी आ चुकी है। वेराइटी मतलब नए नए कोरोना के वायरस, वो नए लक्षण है, पुराने जीव से ही नए जीव बन रहे हैं, लेकिन लक्षण अलग हो जा रहा है। तो आप पढ़े होंगे ओमिक्रॉन का नाम, ओमिक्रॉन, डेल्टा, अल्फा, बीटा। अल्फा बीटा डेल्टा तो ऐसे आप नाम याद कर लेंगे, ओमिक्रॉन।
इसके बाद कुछ इस तरीके के नाम दिखाई देते हैं, XBB, BA, और फिर आपको अभी JN दिखाई दे रहा है। बहुत सारे वेराइटी हैं, लगातार म्यूटेशन जारी है। तो कोविड-19 का वेराइटी आप पहले याद कर लेंगे या इसको नोट बना लेंगे और थोड़ा म्यूटेशन को समझ लेंगे कि म्यूटेशन क्या होता है। अब इसी में हम लोग देखते हैं, सरकार ने, जो भारत सरकार है, इसने J1 जो कोरोना का नया वेरिएंट है, इसका जीनोम सीक्वेंसिंग का आदेश दिया है। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होता है, अभी इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। क्योंकि करंट अफेयर है तो इतना डिटेल में नहीं जाना है, बायोलॉजी का पोर्शन अलग हो जाता है, बस एक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता है करंट अफेयर के लिए। जीनोम सीक्वेंसिंग शब्द आते हैं, उसको नोट कर लेना होता है, अंडरलाइन करना होता है, हाईलाइटेड करना होता है। सीक्वेंसिंग क्या बोलेंगे, जीनोम सीक्वेंसिंग क्या है, एक साथ। फिर जीन से जुड़ा हुआ है, जीन मतलब डीएनए, डीएनए का एक भाग है जीन। जीन क्या है, डीएनए का भाग है, पहले समझिए। ये जीन दिख रहा है, जो हेलिक्स है ऐसे करके, इसका एक पोर्शन, कोई भी एक पोर्शन उठाएंगे आप बोलेंगे जीन है। अब इसमें बदलाव आएगा तो फिर से म्यूटेशन हो जाएंगे, जीने के किसी पार्ट में बदलाव आएगा तो म्यूटेशन हो जाएगा। लेकिन एक सीक्वेंस क्रम में है। ये बोल रहा है जीनोम सीक्वेंसिंग, अर्थात जो हर जीव है, तो हर जीव का क्या बोलेंगे कि जीन का एक क्रम है। तो हर जीव का जीन का एक क्रम है, जीन का आप खंड लेंगे, टुकड़ा लेंगे। टुकड़ा कैसे लिया जाता है, लेबोरेटरी में, इसके लिए आणविक कैंची का इस्तेमाल करेंगे। मॉलिक्यूलर कैंची, बहुत बारीक कैंची है आणविक कैंची, जिससे काटा जाएगा डीएनए के खंड को। अब डीएनए के खंड को देखा जाता है, उसमें किस तरीके से ATCG जुड़े हुए हैं, या ATCG यूरेसिल, ये U4 नया जो क्षार था RNA का, यूरेसिल, कुल 5 क्षारक हैं। इनका क्रम किस तरीके से है, मतलब ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं। क्रम कैसे हैं, 3 का, 4 का, 2 का। तो हर जीव का जो डीएनए है, डीएनए में जो क्षार रहते हैं एक विशेष क्रम में रहते हैं हर जीव का, जो उसको अलग जीव, दूसरे जीवों से अलग कर देता है। इसी विभिन्नता के आधार पर डीएनए फिंगरप्रिंट्स का उपयोग हुआ है, अर्थात जो अपराधियों को पहचाना जाता है, जेनेटिक पेरेंट्स को पहचाना जाता है, डीएनए की पहचान होती है। तो जीनोम सीक्वेंसिंग के आधार पे क्या बोलेंगे कि हर जीव का जो जीन है, जीन का मतलब डीएनए का खंड, उसमें जो भी क्षार रहते हैं विशेष क्रम में रहते हैं, उसी क्रम का कुछ भाग अगर उसका एक सीक्वेंस तैयार कर लिया जाए तो जीनोम सीक्वेंसिंग कहलाता है। अब हर जीव का जीनोम सीक्वेंसिंग दूसरे जीव से अलग रहता है, जो उसकी विशेष पहचान होती है। इसी के आधार पर किसी चीज को डिटेक्ट किया जाता है, पूर्वजों से लिंक किया जाता है। ठीक है। अब सवाल है कितने तरीके के जीन हैं, कि जीन कितने तरीके के हैं, बोलेंगे अनगिनत है, अभी तक कोई काउंटिंग नहीं है, अनगिनत, अनकाउंटेड। और हर जीन के कारण क्या बोलेंगे, हर एक लक्षण रिप्रेजेंट होता है। जीन, हर जीन क्या करता है, हर एक लक्षण को रिप्रेजेंट करता है। तो जीन एक लक्षण को रिप्रेजेंट कर रहा है, हजारों जीन हजारों क्या करेंगे, लक्षण को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आपको देखना है, जीन सीक्वेंसिंग। और हर जीव का एक जीन सीक्वेंसिंग तैयार कर रहे हैं, प्रत्येक कंट्री, प्रत्येक सरकार कोशिश कर रही है कि मानव का जीनोम सीक्वेंसिंग का एक डाटाबेस तैयार कर लिया जाए, अर्थात जितने आदमी हैं, जितने जीव हैं, उन सब का एक जीन सीक्वेंसिंग तैयार कर लिया जाए, तो तैयार करके एक डाटा बेस बना ले, भविष्य में काम आएगा। या तो जो जीव मर गए हैं उनको जीवित करने में, या कुछ जीव जो नुकसानदेह है उसको समाप्त करने में। तो डाटाबेस बनाया जाएगा, एक बहुत बड़ी लेबोरेटरी, जहाँ पे सारे जीव का जीनोम सीक्वेंसिंग तैयार करके रखा जाएगा। प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हर कंट्री अपना प्रोजेक्ट चला रही है, भारत सरकार भी जीनोम सीक्वेंसिंग से संबंधित प्रोजेक्ट चला रही है। तो आपको इतना ऑलमोस्ट याद होना चाहिए। तो ये आणविक कैंची बहुत बारीकी कैंची, लेबोरेटरी का इस्तेमाल किया जाता है कि कैसे जो डीएनए को काटा जाए, तो मॉलिक्यूलर कैंची।
तो अभी तक आपने क्या देखा म्यूटेशन के बारे में और जीनोम सीक्वेंसिंग के बारे में। अब एक बार रिपोर्ट देख लीजिए जो कोविड-19 से संबंधित रिपोर्ट आ रहे हैं कि कोविड-19 से अब तक क्या हुए हैं और रिपोर्ट भी। एक बार आंकड़ा, भारत में 4.5 करोड़ लोगों को कोरोना हो चुका है। इंडिया का पहले कि भारत में बोलेंगे 4.5 करोड़ लोग को कोरोना हो चुका है। इसमें से आप बोलेंगे कि 5,33,000 लोग मरे हैं, लोग मर चुके हैं। जब से फैला है कोरोना तब से भारत में 4.5 करोड़ लोग इन्फेक्टेड हुए, 5,33,000 लोग मर चुके हैं, बाकी सब रिकवर हुए। पूरा विश्व में अगर बात करेंगे, पूरा वर्ल्ड की बात करिए तो 70 करोड़ लोग कोरोना से इन्फेक्ट हुए हैं, 70 लाख लोग मरे। तो वर्ल्ड मेट्रो के हिसाब से 70 करोड़ लोग इन्फेक्ट हुए, 70 लाख मरे हैं विश्व में। इसका मतलब एक अनुपात बन रहा है कि हर 10 में से एक कोरोना से मरा, कोविड-19 से मृत्यु हुआ। तो 10 में से एक को इन्फेक्शन हुआ और वो मरा। कोविड-19 से सबसे कमजोर क्या होते हैं, कौन से प्राणी होते हैं? देखिए WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। वर्ल्ड में जो भी स्वास्थ्य संबंधित मामले होते हैं, बीमारी हो, टीका हो, कंट्रोल करना हो, अलर्ट जारी करना हो, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है। ये वर्ल्ड की स्वास्थ्य एजेंसी है, समझ लीजिए कि हर कंट्री का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसे सीधा लिंक बनाता है, एक रिपोर्ट तैयार करते रहता है, दुनिया भर के डॉक्टर साइंटिस्ट के मेंबर होते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अनुसार कोविड-19 से सबसे अधिक प्रभावित कौन होता है? जिसे कैंसर हो, ऐसा कोई व्यक्ति जिसे कैंसर हो, या डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, ब्लड प्रेशर, शुगर, शुगर लिखेंगे। इसके बाद बोल रहा है अगर गंभीर श्वसन से संबंधित पहले से बीमारी हो, गंभीर श्वसन से संबंधित बीमारी हो, तो वो मृत होते हैं, मरने की उनकी संभावना अधिक होती है। अर्थात व्यक्ति पहले से कैंसर से प्रभावित है, कोविड हो गया तो और ज्यादा क्या हो गया, गंभीर हो सकता है, मर सकता है। डायबिटीज है पहले से, शुगर है, तो ऑक्सीजन की ऑलमोस्ट कमी हो रही है, पहले से श्वसन से संबंधित बीमारी है, फेफड़े की पहले से बीमारी है, तो रिस्पिरेटरी सिस्टम पहले से कमजोर है। अब अगर कोविड-19 हो जाए तो और वो तो श्वसन से संबंधित वायरस है, उसे और कमजोर कर लेता है। रिजल्ट ये रहता है इनकी संभावना अधिक है मरने की। दूसरी ओर क्या रहता है, WHO का कहना है ये ठीक हो जाती बीमारी, तुरंत तुरंत ठीक होने वाली भी है, बस थोड़ा सा बोरा सचेत रहने की आवश्यकता है और ठीक हो जाते हैं ये। हाँ, ट्रांसमिशन से फैलते हैं, लेकिन इसके लिए भी कुछ उपाय बताता है ये। क्या क्या उपाय बता रहा है कि 1 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए। ट्रांसमिशन से संबंधित बीमारी, ट्रांसमिशन क्या होता है, ट्रांसमिट हो रहे हैं, जैसे ट्रांसमिशन वाली सारी बीमारी कि पानी से, वायु से, फिर इसके बाद श्वास लेने से। तो कोरोना में क्या होता है, जो वायरस रहते हैं उसके ड्रॉपलेट निकलते हैं, कोई बातचीत करता है, कुछ कुछ लक्षण है इसके कि बातचीत कर रहा है कोई व्यक्ति, पुनः क्या बोलेंगे, श्वास ले रहा है, छींकता है, खांस रहा है, तो स्पीकिंग कर रहा है, ब्रीदिंग कर रहा है, श्वास ले रहा है, छींकता है या सांस खांसता है, तो इसमें ड्रॉपलेट गिरते हैं। बोल रहा है कि ड्रॉपलेट अर्थात वायरस का ड्रॉपलेट गिर गया, पहले से इन्फेक्ट था, वायरस का ड्रॉपलेट गिर गया और वो हवा में बने रहेगा, जो एयर है एयर में बने रहेंगे हवा में। अब रिजल्ट ये रहता है कोई व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो वो वायरस उसके शरीर में ट्रांसमिट हो जाते हैं, यही ट्रांसमिशन है, किसी भी तरीके से ट्रांसमिशन होना। तो इसमें बोल रहा है WHO तुरंत ठीक भी हो सकते हैं, कुछ चेतावनी रखना होगा, सावधानी रखना होगा। 1 मीटर का डिस्टेंस बनाए, आप दूरी बनाए, बोल रहा है मास्क पहनिए, फिर हाथ को अच्छे से वॉश करना है, धोने का बात करता है। पुनः बोल रहा है कि रबड़ का जरूरत पड़े तो ग्लोव्स भी पहनिए, तो ग्लोव ये पहनेंगे। और बोल रहा है टीकाकरण भी। इस तरीके से अगर आप पहले से अलर्ट हैं तो कोरोना से आप बच सकते हैं। तो
ये है आपका ओवरऑल कोरोना से संबंधित एक खाका कि है क्या और नहीं है। अब यहाँ पे कुछ हमको देखना है टीका, वैक्सीन कि कौन कौन से वैक्सीन है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, वैक्सीन तो हजारों आ चुकी है बाजार में, फिर भी कुछ नाम आपको एटलीस्ट याद होने चाहिए। कोरोना से संबंधित वैक्सीन, टीका बोलेंगे पी फाइजर का है। क्या बोलेंगे? पी फाइजर, मोडेरना, एक हो गया, दो हो गया। फिर इसके बाद क्या बोलेंगे? नोवा वेक, नोवा वेक, स्पुतनिक, स्पुतनिक है। भारत में कोवैक्सीन, कोवैक्सीन, फिर कोवैक, बहुत सारे हैं, कुछ नाम आपको एटलीस्ट याद रहने चाहिए। पी फाइजर, मोडेना, फिर है कोवैक्सीन, नोवावैक, स्पुतनिक और कोवैक, ऐसे करके। तो आपका वैक्सीन भी चला रही है सरकार, वैक्सीन का बूस्टर सिस्टम भी कि एक के बाद एक बूस्टर डोज लगाए जा रहे हैं। लेकिन वायरस जो हो रहा है वो म्यूटेंट हो जा रहा है समय के साथ, उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है। जो एक अगर क्या है आपका, जैसे डोज, बूस्टर डोज लगाए गए, ये डोज वायरस के लिए था। किस वायरस के लिए बनाए गए? तो पार्टिकुलर वायरस के लिए बनाए गए थे, लेकिन ये तो म्यूटेंट हो गया, इसमें नए लक्षण आ गए। अब जो वायरस इससे बना है उस वायरस में नए लक्षण आ गए, तो इसके लिए फिर से एक नया आपका डोज चाहिए होगा। ये ऐसा डोज बना ले कि इसके म्यूटेंट को ही रोक दे कि आगे म्यूटेशन ही ना हो पाए, लेकिन ये संभव नहीं है, क्योंकि वायरस तो लगातार अनंत काल तक जीवित रहते हैं, मरेंगे भी नहीं। तो ऐसे करके लगातार चल रहे हैं अभी। अब देखिए जो आज का रिपोर्ट है, भारत सरकार के अनुसार 640 लोग, जो भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके अनुसार अभी करंट पोजीशन क्या है कि 640 लोग कोविड जेएन से प्रभावित हैं। अब स्टेट है ये, अधिकतर साउथ के स्टेट हैं, जैसे केरल, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। तो तेजी से फैल रहा है। फिर से एक बार इनको अलर्ट जारी किया गया है और गाइडलाइंस भी जारी किए गए हैं कि ऑक्सीजन का पहले से जो भी है व्यवस्था कर लीजिए, बेड की व्यवस्था कर लीजिए, अपनी इमरजेंसी टीम को मजबूत रखिए। ठीक, नया वायरस का वेराइटी है कोविड जेएन से, अभी तक 640 लोग प्रभावित हैं। इसके बाद वर्ल्ड में क्या स्थिति है, तो 2 करोड़ 40 लाख अभी भी वर्ल्ड में संक्रमित है, खत्म नहीं हुआ है। वर्ल्ड में अभी करंट पोजीशन क्या है बोलेंगे, 2 करोड़ 40 लाख लोग कोविड से प्रभावित है। अब हर कंट्री में अलग अलग वेरिएंट आ रहे हैं। तो ओवरऑल ये कोरोना के कारण जो लॉकडाउन की स्थिति आई, ये तो खाली कोविड-19 था। और जो लॉकडाउन की स्थिति आई जिससे आर्थिक प्रभाव अलग से पड़ा, नुकसान अलग से, वो बिलियन डॉलर और ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति खाली स्वास्थ्य सेवा पे बर्बाद हुई। तो सवाल ये है कि कैसे रोका जाए, किस तरीके के उपाय किए जाए, कोविड का जो डोज है उसको कितना पावरफुल बनाया जाए, म्यूटेशन को कैसे रोका जाए, साइंटिस्ट के सामने अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में करंट अफेयर के साथ, बने रहिए।